आज फटाफट 51 नंबर पेज से स्टार्ट कर रहे हैं एमसीक्यू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कल हमने पढ़ा था फाइनेंशियल ब्रेक इवन लेवल ऑफ ईबीआईटी जो कहा होता था, हमने कहा था ये इंटरसेप्ट एट द एक्स एक्सिस जहाँ होता था, इंटरसेप्ट एट एक्स एक्सिस वहाँ पर ये होता था ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, तो हमने डायग्राम भी देखा था कि जैसे वाई एक्सिस पे क्या था हमारा ईपीएस, एक्स एक्सिस पे ईबीआईएस ईबीआईटी था और दो लाइनें कट कर रही थी, एक पॉइंट था और उसके नीचे जहाँ पर उसको नीचे ड्रैग करके ला रहे थे और एक्स एक्सिस कट हो रहा था वो था हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, ये देखो ये है वो डायग्राम ब्रेक इवन पॉइंट का। ठीक है, ठीक है, एक दूसरा डायग्राम है, देखो ईपीएस ईबीआईटी है। ठीक है, जहाँ पर कट करता है ये होता है इन डिफरेंस पॉइंट, क्या कहते हैं इसको, इन डिफरेंस पॉइंट। प्लान 1 प्लान 2 जहाँ कट करता है इन डिफरेंस पॉइंट और जहाँ से इसको नीचे ड्रैग करके लाओ तो ये हमारा बन जाता है, ये वाला पॉइंट है ये हमारा होता है ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, चलो आ जाओ 51 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ नेट इनकम अप्रोच। अगर नेट इनकम अप्रोच रखते हैं कि नेट इनकम अप्रोच है तो क्या चीज़ होती है उसके अंदर, हायर डेट इज़ बेटर, हायर इक्विटी इज़ बेटर, डेट रेशो इज़ इररेलेवेंट या नन ऑफ द अबव। तो बेटा जब भी नेट इनकम चाहिए हमें तो हायर डेट हमेशा बेटर रहती है। ठीक है, नेट इनकम अप्रोच में जितनी ज़्यादा डेट लेकर हम काम कर लें उतना ही अच्छा रहता है। ठीक है, इक्विटी मतलब बांटनी पड़ेगी, डेट मतलब इंटरेस्ट देना है, बाकी हमारा ही होगा। हायर डेट इज़ बेटर, ध्यान रखना नेट इनकम चाहिए तो हायर डेट इज़ बेटर। आगे आ जाओ 52। इन केस ऑफ नेट इनकम अप्रोच द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी पड़ती है, कांस्टेंट, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, नन ऑफ द अबव। तो बेटा उस केस में हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमेशा कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेट इनकम अप्रोच में कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमेशा ही कांस्टेंट रहती है, उसको नहीं बढ़ाते, हम डेट बढ़ाते रहते हैं नेट इनकम अप्रोच में। ठीक है, इन केस ऑफ नेट इनकम अप्रोच द डेट प्रोपोर्शन इज इंक्रीज, डेट प्रोपोर्शन इंक्रीज हो गया, द कॉस्ट ऑफ डेट क्या होगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, कांस्टेंट रहेगा या नन ऑफ द अबव। तो बेटा नेट इनकम अप्रोच में हम चीज़ें कांस्टेंट रखते हैं, डेट प्रोपोर्शन इंक्रीज भी करते हैं तो कॉस्ट ऑफ द डेट हम ऐसे करते हैं कि वो कांस्टेंट रहती है, क्या रहती है, सी कांस्टेंट। तो ठीक है, हमने दो बातें की कि नेट इनकम चाहिए, सिर्फ नेट इनकम, तो हमारा डेट पार्ट भी कांस्टेंट है और इक्विटी पार्ट भी हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, तो दोनों बातें कांस्टेंट हैं। आगे आ जाए 54 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ नेट इनकम अप्रोच। तो इसमें चार फार्मूले दे रखे हैं, तो वी एफ इज इक्वल टू वी ई प्लस वी डी, ये करेक्ट आंसर है। देखो एफ पहले आएगा, डी फिर आएगा ई फिर आएगा एफ, तो एफ इज इक्वल टू ई प्लस डी, सिंपल से फार्मूला है, या फिर डी प्लस ई इज इक्वल टू एफ, ए बी सी डी ई एफ, तो डी प्लस ई इज इक्वल टू एफ, याद रख लो, ऐसे ही याद रखो। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब ये वी क्या है वो मुझे नहीं पता। आगे आ जाए 55 पर। इन नेट ऑपरेटिंग अप्रोच, हमें फटाफट करने हैं क्योंकि बहुत पेज है। इन नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट, कौन सा कांस्टेंट रहता है ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के अंदर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, WACC एंड KD, कॉस्ट ऑफ डेट, KD मतलब कॉस्ट ऑफ डेट, और KE एंड KD, कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ डेट। तो क्या चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं इसमें, हमेशा ध्यान रखना। जब भी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच की बात करेंगे ना, ये ऑपरेशन की बात करेंगे, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कॉस्ट ऑफ डेट कांस्टेंट। ठीक है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, सी इज़ द करेक्ट आंसर है। WACC एंड KD की बातें होती है, कॉस्ट ऑफ डेट उसमें भी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, समझ, डेट हमेशा कांस्टेंट रखते हैं नेट ऑपरेटिंग में भी, और लेकिन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कांस्टेंट रहती है। आगे आ जाओ NOI अप्रोच। NOI अप्रोच एडवोकेट्स दैट द डिग्री ऑफ डेट फाइनेंसिंग इज। NOI अप्रोच क्या होता है पहले तो NOI मतलब नेट ऑपरेटिंग इनकम की बात हो रही है। NOI अप्रोच, net operating income is a commonly used figure to assess the profitability of a property. The calculation involves subtracting all the operating expenses on the property from all the revenue generated from the property. The higher the revenues,
एंड स्मॉलर द एक्सपेंसेस मोर प्रॉफिटेबल प्रॉपर्टी इज। ठीक है, नेट ऑपरेटिंग इनकम कितनी आ रही है इससे हमें, एक्सपेंसेस कम से कम हो, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो तो हमें बेनिफिट होती है। एनओआई अप्रोच एडवोकेट्स दैट डिग्री ऑफ डेप्ट फाइनेंसिंग इज, जितना डिग्री ऑफ डेट फाइनेंसिंग इज रेलिवेंट है, मे बी रेलिवेंट या फिर मे बी इररेलेवेंट। डिग्री ऑफ डेट फाइनेंसिंग इज, इस केस में जब हम बात करते हैं एनओआई अप्रोच की नेट ऑपरेटिंग की तो इररेलेवेंट रहता है। ठीक है, देखते कैसे कैलकुलेट करते हैं एक बार। तो ये एनओआई का फार्मूला है, इसका मतलब होता है ऑपरेटिंग रेवेन्यू जितने भी हैं उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करने हैं, यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस SG&A। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर डेट का कोई लेना देना नहीं है। तो एनओआई अप्रोच एडवोकेट्स दैट द डिग्री ऑफ डेट फाइनेंसिंग इज इररेलेवेंट है हमारे लिए यहाँ पर बी। ठीक है, 57 पे आ जाओ। जुडिशियस यूज़ ऑफ लीवरेज इज सजेस्टेड, लीवरेज इतना ही लेना जितना कि जुडिशियस यूज़, इसका मतलब क्या है, नेट इनकम अप्रोच है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच है या ऑल ऑफ द अबव है। तो जब जुडिशियस यूज़ ऑफ लीवरेज की बात होती है तो ट्रेडिशनल अप्रोच की बात होती है कि हम ट्रेडिशनली काम करना है, 57 का सी। जुडिशली काम करना है हमको, तो ट्रेडिशनल अप्रोच है हमारी कि हमें जुडिशली लीवरेज का यूज़ करना है, जितना चाहिए वो ट्रेडिशनली हम कहते हैं ना। तो ये ट्रेडिशनल यूज़ है। इन MM मॉडल कौन सा होता है MM मॉडल? तो आर्बिट्रेज होता है क्या है, पहले देख लेते हैं। सॉरी, आर्बिट्रेज जो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। इन MM मॉडल है क्या हमारा, वो देख लेते हैं पहले। MM मॉडल दिखाता हूँ। MM का मतलब है मिलर मोडिग्लानी, कहाँ चला गया, मिलर मोडिग्लानीज हाइपोथेसिस आ गया, लेकिन ये मिलर मोदी से लेने देना है, मोडिग्लियानी मिलर थ्योरम M&M। ठीक है, इट स्टेट्स दैट द मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी इज करेक्टली कैलकुलेटेड एज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट्स फ्यूचर अर्निंग्स एंड इज अंडरलाइंग एसेट्स एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर से इंडिपेंडेंट है कि मार्केट वैल्यू जो कंपनी की वो करेक्टली कैलकुलेट की हुई है एज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट्स फ्यूचर अर्निंग। फ्यूचर अर्निंग में हम कहते हैं फ्यूचर में इसकी जो भी अर्निंग होगी उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। एंड इज इट्स अंडरलाइंग एसेट्स एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसमें हमने बोला MM मॉडल में इररेलेवेंस ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर जो होती है, इररेलेवेंट कह रहे हैं ना, कैपिटल स्ट्रक्चर से इररेलेवेंट होती है, वो बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ डेट एंड इक्विटी है, आर्बिट्रेज प्रोसेस है, डिक्रीजिंग KO है या फिर ऑल ऑफ द अबव है। डिक्रीजिंग KO का मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। KO मतलब होता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। KO के मतलब C से सोचना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात यहाँ पर होती है, वो भी वेटेड एवरेज। ठीक है, डिक्रीजिंग वेटेड एवरेज की बात हो रही है। तो ध्यान देना, आर्बिट्रेज प्रोसेस इज द राइट आंसर। आर्बिट्रेज प्रोसेस होता क्या है, MM मॉडल में आर्बिट्रेज प्रोसेस बहुत चलता है। आर्बिट्रेज का मतलब होता है कि किसी ने साइमल्टेनियसली एक जगह से बाय किया सिक्योरिटीज़ को और दूसरी जगह बेच दिया और उसमें प्राइस डिफरेंस से फ़ायदा उठा लिया। ठीक है, द साइमल्टेनियस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़, करेंसीज और कमोडिटीज़ इन डिफरेंट मार्केट्स इन डेरिवेटिव फॉर्म in order to take the advantage of the difference in the prices for the same asset। समझ गए? अगर मैंने एक सिक्योरिटी मतलब समझ लो, एक जगह से मैंने एक बैंक में कुछ रेट अलग है, दूसरे बैंक में रेट अलग है, तो जिसमें रेट कम है मैं फटाफट वहाँ से चीज़ उठाई और दूसरी जगह पर बेच दी, तो प्राइस डिफरेंस करके मुझे बेनिफिट हो जाएगा। समझ लो एजेंट कैसे काम करते हैं बीच में, ऐसे ही करते हैं ना, कम दाम पर चीज़ें खरीदते हैं, ज़्यादा पे बेच देते हैं, क्योंकि उसको मार्केट की नॉलेज है कहाँ पर कम में मिलेगा और कहाँ पर ज़्यादा में बिक जाएगा। तो ये चीज़ों में कहते हैं, इसको कहते हैं आर्बिट्रेज, साइमल्टेनियस बाइंग ऑफ द सिक्योरिटीज़, साइमल्टेनियस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द सिक्योरिटीज़, करेंसी, कमोडिटीज़। तो यहाँ पर मार्केट की बात हो रही है, स्टॉक मार्केट की बात हो रही है। तो ये हो गया हमारा, इसमें आर्बिट्रेज प्रोसेस इज द करेक्ट आंसर MM मॉडल के अंदर। 59 पे चलते हैं। दैट देयर इज़ नो कॉर्पोरेट टैक्स is assumed by net income approach, net operating income approach, traditional approach या all of the above। तो बेटा
देयर इज़ नो कॉरपोरेट टैक्स, ऐसे मान के चलते हैं सभी तरह के अप्रोच में, नेट इनकम में भी, नेट ऑपरेटिंग में भी, ट्रेडिशनल में भी, ऑल ऑफ दी अबव में डी इज़ द राइट आंसर कि देयर इज़ नो कॉरपोरेट टैक्स। ठीक है, ऐसे एजम्पशन हम लेके चलते हैं, सिर्फ अपना टैक्स जो है वो सरकार को देना है, कॉरपोरेट टैक्स कोई नहीं है, ऐसा एज्यूम करके चलते हैं सभी के सभी के अंदर। 60 पे आ जाओ। दैट पर्सनल लीवरेज कैन रिप्लेस द कॉरपोरेट लीवरेज इज एज्यूम्ड बाय, किस में होता है सर? पर्सनल लीवरेज मेरी कैन बी रिप्लेस्ड, आई कैन रिप्लेस इट विद द कॉरपोरेट लीवरेज। ठीक है, ऐसा मानते हैं कुछ, जिस मानते हैं ऐसे मानते हैं MM मॉडल के अंदर, किसमें मानते हैं? MM मॉडल के अंदर मानते हैं कि पर्सनल लीवरेज कैन रिप्लेस द कॉरपोरेट लीवरेज, याद रहेगा। चलो आगे आ जाओ फिर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूज दैट द वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म इज हायर देन द अनलीवर्ड फर्म? नेट इनकम, नेट ऑपरेटिंग, MM मॉडल, बोथ A and C। तो इसका आंसर है बोथ A and C। नेट इनकम अप्रोच में भी, MM मॉडल विद टैक्सेस में भी, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में ये एजम्पशन वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म इज़ हायर देन दैट ऑफ अनलीवर्ड फर्म, ऐसा नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में नहीं है। ठीक है, वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म इज़ हायर, जब ऑपरेशन चल रहा होता है तो वो लीवर्ड है नहीं लीवर्ड, वो ऐसे ऑपरेटिंग इनकम में नहीं मानते क्योंकि वो ऑपरेशन से इनकम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो इस तरह के एजम्पशन उसमें वो नहीं मान के चलते हैं। लेकिन हाँ, लेकिन इन नेट इनकम अप्रोच या MM मॉडल विद टैक्सेस में ऐसा मान के चलते हैं। ठीक है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे आ जाओ 62 पर। इन ट्रेडिशनल अप्रोच विच वन इज़ करेक्ट? ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या करेक्ट है? KE राइजेस कॉन्स्टेंटली, KD डिक्रीजेज कॉन्स्टेंटली, KO डिक्रीजेज कॉन्स्टेंटली, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ये डिक्रीज इंक्रीज नहीं रहती है, इसका डी इज़ द राइट आंसर है, नन ऑफ द अबव। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता है? तो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज में इस तरह की थ्योरीज हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज दो तरह की, कैपिटल स्ट्रक्चर रेलेवेंस थ्योरी है, इररेलेवेंस थ्योरी है। इसका मतलब क्या है? रेलेवेंस का मतलब है कि नेट इनकम अप्रोच आती है और उसमें ट्रेडिशनल अप्रोच आती है, कि रेलेवेंस है कैपिटल स्ट्रक्चर, नेट इनकम अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच। और कैपिटल स्ट्रक्चर इररेलेवेंस थ्योरी का मतलब है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच कहते हैं इसको, कहते हैं नेट ऑपरेटिंग इनकम की बात होती है, वहाँ पर कैपिटल स्ट्रक्चर इररेलेवेंट मानी जाती है। और दूसरी हमने बात की MM अप्रोच, यानी मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच की बात यहाँ पर हम करते हैं। ठीक है, जो हमारी कौन सी अप्रोच है? ये नेट इनकम अप्रोच है। नेट इनकम अप्रोच, ये डायग्राम हमेशा याद रख लेना। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ऊपर KE, नीचे KW, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, नीचे KD कॉस्ट ऑफ डेट है, नीचे लीवरेज रहता है। ठीक है, तो लीवरेज के साथ साथ क्या होता है देख लेना, लीवरेज बढ़ रही है तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो रही है। तो नेट इनकम अप्रोच में वैल्यू द फर्म विल बी मैक्सिमम, कहाँ मैक्सिमम होती है? नेट इनकम, जहाँ पर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मिनिमम होती है। जहाँ पर ऐसे भी सोचो कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कीमत कहाँ पड़ रही है? सबसे ज़्यादा कीमत, अगर मुझे किसी की कीमत, किसी चीज़ को खरीदा है उसकी कीमत सबसे कम पड़ रही है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उस कैपिटल की कीमत में सबसे कम पड़ रही है, तो वहीं पर मुझे नेट इनकम सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इस तरह से याद रखो इसको। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल EV/80 वैल्यू फॉर्म होता है। अब हम बात करने वाले थे यहाँ पर क्यों आए थे? क्योंकि हम ट्रेडिशनल अप्रोच के लिए आए थे। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है? ये भी हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच फेवर द रिजल्ट ऑफ द फाइनेंशियल लीवरेज अप टू सम पॉइंट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम्स डाउन एंड वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज होती है। हाउएवर बियॉन्ड द पॉइंट रिवर्स ट्रेंड एमर्ज। The principal implication of this approach is that the cost of the capital is dependent on the capital structure and there is an optimal capital structure which minimizes the cost of capital। समझ में तो कुछ भी नहीं आया वैसे। अंडर दिस अप्रोच क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट रिमेन्स कॉन्स्टेंट फॉर सर्टन पीरियड एंड देयर आफ्टर इंक्रीज इन लीवरेज इट इंक्रीजेज। कॉस्ट ऑफ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है डेट का कांस्टेंट रहता है फॉर सर्टन पीरियड एंड देयर आफ्टर इट इंक्रीजेज। जैसे कि लीवरेज इंक्रीज होती है वैसे ही आपका इंटरेस्ट ऑन डेट भी इंक्रीज होता है। सेकंड, एक्सपेक्टेड रेट बाय द इक्विटी शेयर होल्डर रिमेन्स कांस्टेंट और इंक्रीजेज ग्रेजुअली। ठीक है, ग्रेजुअली इंक्रीज करता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर रिमेन कांस्टेंट और इंक्रीजेज ग्रेजुअली। आफ्टर दैट द इक्विटी शेयर होल्डर स्टार्ट परसीविंग अ फाइनेंशियल रिस्क एंड देन
फ्रॉम द ऑप्टिमल पॉइंट द एक्सपेक्टेड रेट इंक्रीजेज स्पीडली. As a result of the activity, the rate of increase in expected rate of return, the WACC first decreases and then increases. Lowest point on the curve is optimal capital structure. ठीक है, तो इसमें क्या होता है WACC फर्स्ट डिक्रीजेज एंड देन इंक्रीजेज. तो ट्रेडिशनल अप्रोच में ऐसे रहता है. देखिए डायग्राम दे रखे, पहले डिक्रीज करता है और फिर इंक्रीज करता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. तो ये जहाँ पर ये मिनिमम है वहाँ पर किधर रखा है डिग्री ऑफ लीवरेज. ठीक है, डिग्री ऑफ लीवरेज. तो ये ध्यान रखना है इसको. ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता है, पहले वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज करता है फिर इंक्रीज करता है. तो यहाँ देख लेते क्या लिखा, ट्रेडिशनल अप्रोच विच वन इज़ करेक्ट. के ई राइजेज कॉन्स्टेंटली. देखो कॉन्स्टेंटली कुछ भी नहीं है यहाँ पर. ठीक है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात हो रही है. के ओ पहले डिक्रीज करता है और फिर इंक्रीज करता है, तीनों ऐसे ही कर रहे हैं. ठीक है, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होता है पहले डिक्रीज करता है और फिर इंक्रीज करता है. और के डी डेट की बात की तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डेप्ट की बात की है. ठीक है, रेट बाय शेयर होल्डर की बात की है. तो यहाँ पर भी पहले डिक्रीज करता है इंक्रीज करता है, लेकिन इक्विटी एक्सपेक्टेड रेट बाय इक्विटी शेयर होल्डर मीन्स कांस्टेंट और इंक्रीजेस ग्रेजुअली. After that shareholder perceives the financial risk and then the optimal point and expected rate increases speedily. तो ओवरऑल देखा जाए तो पहले ये के ओ डिक्रीज करता है और उसके बाद इंक्रीज करता है. तो इसका नन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. आई थिंक समझ में आया होगा. ट्रेडिशनल डायग्राम को ध्यान में रखना है बस. ठीक है. 63. विच ऑफ द फॉलोइंग एज्यूम्स कांस्टेंट के डी एंड के ई. डेट और इक्विटी कांस्टेंट है ऐसा कौन मानता है. ऐसा मानता है बेटा नेट इनकम अप्रोच. अभी भी करके आए हम NI अप्रोच, उसमें दोनों के दोनों ऊपर कांस्टेंट थे. ठीक है, ये देखो यहाँ पर KD और KE हम मानते हैं कि कांस्टेंट चल रहे हैं. किस में होता है ये होता है नेट इनकम अप्रोच में. ठीक है, इसको ध्यान में रख लेना. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. इसमें से कौन सा सही है तुम्हें बताना है. अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द कैपिटल रिमेन्स सेम. Under NI approach, overall cost of capital remains same. Under NY approach, overall cost of capital remains same. या none of the above. तो बेटा जब हमने कहा था कांस्टेंट कैपिटल की बात की थी, कैपिटल remains same. ठीक है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर इररेलेवेंस थी. कैपिटल स्ट्रक्चर इररेलेवेंट है मेरे लिए. ठीक है, तो ये NOI की बात की थी हमने. ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर रेलेवेंट है, कैपिटल स्ट्रक्चर इररेलेवेंट है. तो ये NOI या MM थ्योरम में इररेलेवेंट की बातें करते हैं और NI और ट्रेडिशनल अप्रोच में रेलेवेंट है की बात करते हैं. याद रहेगा, NI में कैपिटल स्ट्रक्चर रेलेवेंट है, ट्रेडिशनल में भी रेलेवेंट है. नेट ऑपरेटिंग और MM में कैपिटल स्ट्रक्चर इररेलेवेंट है. तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि NI अप्रोच में कैपिटल रिमेन्स सेम, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन्स नहीं, ऐसा नहीं है. सी इज़ द करेक्ट आंसर. अंडर NOI अप्रोच ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द कैपिटल रिमेन सेम. 65 पे आ जाओ. द ट्रेडिशनल अप्रोच टू वैल्यू ऑफ द फर्म इज दैट देयर इज नो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर. वैल्यू कैन बी इंक्रीज्ड बाय जुडिशियस यूज ऑफ द लीवरेज. कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड, ये किसकी बात हो रही है, ट्रेडिशनल अप्रोच की. कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर आर इंडिपेंडेंट. या रिस्क ऑफ द फर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर. तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ. इसका सही आंसर अभी हम पढ़ के आए हैं. वैल्यू कैन बी इंक्रीज्ड बाय द जुडिशियस यूज ऑफ द लीवरेज. अगर हम जुडिशियस यूज़ करेंगे तो ट्रेडिशनल जब भी आ गया तो जुडिशियस को याद कर लेना है, क्योंकि ट्रेडिशनल का मतलब ही है कि जुडिशियस यूज़ कर रहे हैं. तो जब भी जुडिशियस वर्ड आ गया तो समझ लो वो ट्रेडिशनल अप्रोच की बात कर रहे हैं. वैल्यू कैन बी इंक्रीज्ड बाय द जुडिशियस यूज ऑफ लीवरेज. ठीक है. 66. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर NOI. नेट ऑपरेटिंग इनकम की बात में क्या है कि O इज़ कांस्टेंट, KD इज़ कांस्टेंट, K इज़ कांस्टेंट, KD एंड Q आर कांस्टेंट. तो इनकरेक्ट कौन सा है. नेट ऑपरेटिंग इनकम की हमने बात की थी, उसका डायग्राम भी हमने अभी भी देखा है. नेट ऑपरेटिंग इनकम आते हैं जरा नेट ऑपरेटिंग इनकम पर. यह ट्रेडिशनल अप्रोच हमारा. ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच है ये हमारा. नेट इनकम का डायग्राम भी देखा है. नेट ऑपरेटिंग इनकम पर आते हैं हमने. ये है नेट ऑपरेटिंग इनकम. ये क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द अप्रोच कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन ऑफ द फर्म आर
इररेलेवेंट, कैपिटल स्ट्रक्चर कोई भी डिसीजन हो वो इररेलेवेंट है। इसका डायग्राम ये है हमारे, ठीक है। नेट ऑपरेटिंग इनकम डायग्राम देख लो, इसमें के डब्ल्यू और के डी कॉन्स्टेंट हैं और के ई बढ़ते रहते हैं, के ई इक्विटी बढ़ती रहती है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कैपिटल ऑफ डेट सेम रहते हैं, याद रहेगा। ये डायग्राम नहीं देखा था हमने, सॉरी। एन ओ आई में के ई चेंज बढ़ता रहता है, के डब्ल्यू और के डी कॉन्स्टेंट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। के ई कॉन्स्टेंट लिखा होगा तो गलत होगा, यानी सी इज़ द राइट आंसर। के ई कॉन्स्टेंट नहीं होता है, इसमें हमारा के और के डी कॉन्स्टेंट रहता है, ठीक है। वैसे भी देख लेते थे, के ओ इज़ कॉन्स्टेंट, के डी इज़ कॉन्स्टेंट, के डी एंड के ओ इज़ कॉन्स्टेंट, के इज़ कॉन्स्टेंट। आप देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें से एक ऑप्शन का आपको चेकआउट करना है। अगर डी सही है तो ए और बी भी सही है, ठीक है। तो उस केस में सी गलत है, तो ये सीधी सी बात है, इसका आंसर है सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर द वैल्यू ऑफ द फर्म। तो इसका सही आंसर है डी, यानी टोटल वैल्यू डज नॉट चेंज बिकॉज अंडरलाइंग डज नॉट चेंज विद द फाइनेंसिंग मिक्स, ठीक है। बस इतना याद रख लो। 68 पे आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग appearing in the balance sheet generate tax advantage and hence affects the capital structure decision, reserves and surplus, long term debt, preference share capital या equity share capital। तो इसका सही आंसर है लॉन्ग टर्म डेट। बैलेंस शीट में बैलेंस शीट में आते हैं, जनरेट टैक्स एडवांटेज मिलती है, लॉन्ग टर्म डेप्ट के लिए ही आपको टैक्स की एडवांटेज मिलती है। एंड हैज अफेक्ट द कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, लॉन्ग टर्म डेप्ट इज द that is the right answer। 69 पर आ जाओ, in MM model with the taxes where R is the interest rate, D is the total debt and T is the tax rate। R is the interest rate, T is the tax rate, ठीक है। R is the interest, T is the tax rate। then present value shield वुड भी कितना होगा, प्रेजेंट वैल्यू शील्ड। इसका जो सही आंसर है वो है सी, यानी डी इंटू टी, डी इंटू टी। प्रेजेंट वैल्यू शील्ड इज डी इंटू टी, डी इज़ द टोटल डेट और टी इज़ द टैक्स रेट। डेट और टैक्स रेट की सिर्फ बात होती है, डी टी की बात होती है डेस्कटॉप, मतलब डी टी की बात होगी, एम एम मॉडल के अंदर डी टी की बात होगी। फिर आर इज़ द इंटरेस्ट रेट, आर से कुछ लेने देने है। डी इज़ द टोटल डेट एंड टी इज़ द टैक्स रेट, तो डेट इंटू टैक्स, डी इंटू टी की बात होती है, तो प्रेजेंट वैल्यू शील्ड की बात होती है जब, ठीक है। तो डी टी मुझे प्रेजेंट वैल्यू शील्ड दे रहा है। 670 पे आ जाओ, वाल्टर मॉडल सजेस्ट फॉर 100% डीपी रेशो। 100% डीपी रेशो किस केस में होती है, इसका सही आंसर जो है वो सी, यानी के ई इज़ ग्रेटर देन, जब आर होता है, के ई इज़ ग्रेटर देन आर। के ई क्या होता है, इक्विटी कैपिटल इज़ ग्रेटर देन आपका आर का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट, ठीक है। आर इज़ द इंटरेस्ट रेट की बात यहाँ पर हो रही है। तो वाल्टर मॉडल जो है वो कहते हैं 100% डीपी रेट होगा जब के इज़ ग्रेटर देन आर होगा। सी इज़ द करेक्ट आंसर, के इज़ ग्रेटर देन आर, याद रहेगा। के ई इज़ ग्रेटर, इक्विटी ज़्यादा होनी चाहिए इंटरेस्ट से, ऑब्वियस सी बात है। इक्विटी ज़्यादा होगी, कैपिटल कॉस्ट ऑफ इक्विटी, डीपी रेशो समझ लो पहले। डीपी मतलब डिविडेंड पे आउट रेशो, डिविडेंड पे आउट रेशो। द पे आउट रेशो 0% फॉर द कंपनीज दैट डू नॉट पे डिविडेंड्स एंड इज 100% फॉर द कंपनीज दैट पे आउट देयर एंटायर नेट इनकम एज डिविडेंड। जितना भी नेट इनकम आया उसको डिविडेंड की तरह दे दिया, वो उसके डिविडेंड होता है 100%। डीपी रेशो उसका आता है 100%। समझ में आ गई बात, डीपी का, डीपी रेशो की बात आएगी समझ में। तो यहाँ पर आ जाओ, अगर 100% डीपी रेशो है तो पूरा का पूरा ही उसने क्या कर दिया है, वो एज ए आपको डिविडेंड दे दिया। तो के ई इज़ ग्रेटर देन डेफिनेटली आर होगा उस केस में, ठीक है। समझ के बाद कोई दिक्कत नहीं है इसमें, अब समझ में आ रहा है। डिविडेंड पे आउट रेशो, डिविडेंड पे आउट रेशो 100% है, यानी पूरा का पूरा उसने क्या दे दिया है, डिविडेंड दे दिया। तो नेट इनकम पूरी की पूरी उसने डिविडेंड दे दिया। तो के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी उसकी ज़्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ठीक है। इफ़ ए फर्म हैज़ के ई ग्रेटर देन आर, अगर किसी फर्म का के ई ग्रेटर देन आर है, वाल्टर मॉडल सजेस्ट दैट 100% पे आउट की बातें कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। 20 का करेक्ट आंसर नहीं बोला इसने, बोला 0% पे आउट। ऐसे कैसे है, के इज़ ग्रेटर देन आर।
ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है। यहाँ पर मैं नेट पर सर्च किया है, यहाँ पर हम मेरे कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज़्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, सब उसमें उसका मतलब क्या है कि पूरा पे आउट कर दिया उसने, 100% पे आउट भी आना चाहिए। यहाँ पर नेट पर भी मैंने सेम क्वेश्चन देखा है। यहाँ पर देखो, इफ द फर्म हैज़ KE लेस देन आर, KE लेस देन आर, उस केस में 0% पे आउट होगा ए, ठीक है। मतलब उस केस में जब पूरा ही आर ज़्यादा है जनरली KE, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है देन KE, मतलब क्या है, इक्विटी बिल्कुल भी पे नहीं कर रहा है वो, ठीक है, इक्विटी पे ही नहीं कर रहा, पूरा पूरा अपने पास अर्निंग रख रहा है, अपने पास रख रहा है। द वैल्यू शेयर इज इन्वर्सली रिलेटेड DP रेशो, D/P रेशो। As the DP ratio increases, the market value of the shares decline. The value of the highest when DP is 0. If the firm retains its earning entirely, पूरा का पूरा अर्निंग अपने पास ही रख लेता है, to maximize the market value of the shares, the optimum payout ratio is 0 हो जाएगा उस केस में। तो इसका तो सही आंसर है कि पे आउट 0% कब होगा, जब R इज़ ग्रेटर देन KE। यहाँ पर क्या बात हो रही है, R इज़ लेस देन KE। इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी सबसे ज़्यादा पड़ रही है, इक्विटी यानी हमने इक्विटी के लिए डिविडेंड पे कर रहे हैं, हमने पे आउट ज़्यादा कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा पे आउट 100% पे आउट कर रहे हैं, उस केस में KE इज़ ग्रेटर देन R होगा वाल्टर मॉडल में। जब R ग्रेटर देन KE होगा तो 0% पे आउट होगा। तो यहाँ पर ही थोड़ा सा गलत है। आगे आ जाओ। Walter's model suggests that a firm can always increase, that is of the share by share। वाल्टर मॉडल क्या सजेस्ट करता है कि फर्म हमेशा इंक्रीज करेगा शेयर बाय इंक्रीजिंग डिविडेंड, डिक्रीजिंग डिविडेंड, कांस्टेंट डिविडेंड या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है क्या आएगा, नन ऑफ द अबव। तो वाल्टर मॉडल में क्या होता है, बेसिकली ये क्या अज्यूम करता है, ये आर रेट ऑफ रिटर्न की बात करता है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करता है। पहले तो समझ में आना चाहिए आपको, रेट ऑफ रिटर्न और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जो भी समझ लो, रेट ऑफ रिटर्न या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विद कैपिटल कॉस्ट की बात करता है, ठीक है। आर और के की बात करते हैं, के मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल तुम समझ लेना, और आर में रिटर्न की बात समझ लेना। इट इज़ बेस्ड ऑन द पोस्टुलेट दैट बोथ द प्राइसेस ऑफ द शेयर एंड डिविडेंड, शेयर मार्केट में हम क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, और जब भी प्रॉफिट होता है तो डिविडेंड पे आउट करते हैं। तो ये कह रहा है शेयर के प्राइसेस और डिविडेंड ये इंडिपेंडेंट है, ऐसा मान के चलता है। ये कौन सा, ये हमारा वाल्टर मॉडल। तो वाल्टर मॉडल सजेस्ट दैट ए फर्म कैन ऑलवेज इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग डिविडेंड, डिक्रीजिंग डिविडेंड, कांस्टेंट डिविडेंड। इसका मतलब है कि मतलब इसका कोई इंडिपेंडेंट है, इसका कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए जो इसका आंसर होगा वो होगा डी इज़ द राइट आंसर, कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नन ऑफ द अबव। बर्ड इन हैंड आर्ग्यूमेंट इज़ गिवन बाय, बर्ड मेरे हाथ में है, तो वो मॉडल है गॉर्डन्स मॉडल, बर्ड इन हैंड। तो बर्ड इन हैंड आर्ग्यूमेंट जो है गॉर्डन्स मॉडल है, गॉर्डन्स मॉडल बर्ड इन हैंड। वो क्या कहता है कि इन्वेस्टर्स प्रेफर स्टॉक डिविडेंड टू पोटेंशियल कैपिटल गेन्स ड्यू टू द अनसर्टेनिटी ऑफ द कैपिटल गेन्स। अब समझ में तो नहीं आया मुझे, लेकिन डिविडेंड से जो पोटेंशियल गेन्स आया है उसको प्रेफर करते हैं, ऐसे समझ रहे हैं। द थ्योरी वाज डेवलप्ड टू काउंटर पॉइंट MM dividend irrelevant theory which maintains that investors don't care where their returns come from। MM irrelevance theory मतलब क्या कहती है, वो कह रहा था कि इसको काउंटर पॉइंट किया था कि वो इन्वेस्टर कहते हैं कि जहाँ मर्जी से डिविडेंड आए मेरे भाई, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे तो डिविडेंड मिलने चाहिए, मुझे तो प्रॉफिट मिलने चाहिए। जबकि ये आपका बर्ड इन हैंड के कह रहा है कि वो प्रेफर करता है स्टॉक डिविडेंड को लेने के लिए, प्रेफर तो करेगा लेकिन वो पोटेंशियल गेन के लिए, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है कि जहाँ मर्जी से आए MM थ्योरी, दोनों आई डोंट नो किस तरह से डिफरेंस है, लेकिन बर्ड इन हैंड थ्योरी गॉर्डन्स मॉडल है, गॉर्डन बर्ड इन हैंड, गॉड का मॉडल है, गॉर्डन याद कैसे रहेगा, बर्ड इन हैंड, गॉड के हाथ में आ सकता है, ये गॉर्डन मॉडल। आगे आ जाओ बर्ड इन हैंड मॉडल के बाद रेजिडियल थ्योरी आर्ग्यूज दैट डिविडेंड इज ए। रेजिडियल थ्योरी क्या कहते हैं कि डिविडेंड इज ए, इसका सही आंसर है सी, यानी पैसिव डिसीजन है। रेजिडियल थ्योरी बच गया हमारे पास, पैसिव होता है जो बच गया, पैसिव, एक्टिव नहीं है, रेलिवेंट नहीं, इररेलेवेंट डिसीजन नहीं, पैसिव है। रेजिडियल थ्योरी उसमें भी यूज़ करते हैं। रेजिडियल थ्योरी आर्ग्यूज दैट डिविडेंड इज ए
पैसिव डिसीजन, एक्टिव नहीं है, पैसिव डिसीजन है रेजिडुअल थ्योरी, याद रहेगा। रेजिडुअल थ्योरी सेज दैट डिविडेंड इज ए पैसिव डिसीजन। रेजिडुअल इक्विटी थ्योरी है यहाँ पर। assume that common shareholder to be the real owners of the business. It follows that accountants and corporate managers must also adopt the perspective of the shareholders. वो भी शेयर होल्डर है, वो सारे शेयर होल्डर ही हैं वहाँ पर, ठीक है। जो बचेगा वो हमारा रेजिडुअल थ्योरी है। उसमें डिविडेंड पॉलिसी क्या रहती है? व्हाट इज रेजिडुअल थ्योरी ऑफ डिविडेंड पॉलिसी? रेजिडुअल डिविडेंड पॉलिसी डिक्टेट्स दैट कंपनी फर्स्ट uses its earnings to pay out its capital expenses. After that the dividend will be paid from the remaining income. The capital structure of the company typically includes the both long term debt and the equity, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? रेजिडुअल थ्योरी आर्ग्यूज दैट डिविडेंड इज ए पैसिव डिसीजन होना चाहिए उसका, एक्टिव डिसीजन नहीं है। डिविडेंड पे करना है, सब कुछ पे करने के बाद जो बचेगा वो हम पे करेंगे, वो पैसिव की बात आती है, एक्टिव नहीं, पैसिव, ठीक है। रेलेवेंट डिसीजन, एक्टिव डिसीजन, पैसिव डिसीजन, इररेलेवेंट डिसीजन। इररेलेवेंट तो नहीं है, एक्टिव डिसीजन भी नहीं रहता है, रेलेवेंट डिसीजन और पैसिव डिसीजन। पैसिव डिसीजन एक्चुअली एक्टिवली नहीं कर रहे हैं उसको, रेलेवेंट है लेकिन सब कुछ पेमेंट करने के बाद। पैसिव डिसीजन की बात मोस्ट सूटेबल लग रहा है यहाँ पर, पैसिव ही लग रहा है, पैसिव डिसीजन सी, ठीक है। डिविडेंड इररेलेवेंस आर्ग्यूमेंट ऑफ द MM मॉडल इज बेस्ड ऑन आर्बिट्रेज, हेजिंग, इशू ऑफ डिबेंचर या इशू ऑफ बोनस शेयर। तो डिविडेंड इररेलेवेंस आर्ग्यूमेंट ऑफ द MM मॉडल इज बेस्ड ऑन द आर्बिट्रेज। MM मॉडल जब भी बात आती है तो आर्बिट्रेज की बात हमें समझ में आ जानी चाहिए। आर्बिट्रेज हम पढ़ चुके थे, क्या होता था? एक मार्केट दूसरे मार्केट प्राइस का वेरिएशन है तो बंदा यहाँ से वहाँ के डिफरेंस को भुना लेता है, ठीक है, उसमें कुछ बेनिफिट निकाल लेता है। तो डिविडेंड इररेलेवेंस आर्ग्यूमेंट ऑफ MM मॉडल इज बेस्ड ऑन आर्बिट्रेज, याद रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द MM मॉडल? क्या सही नहीं है? इसका सही आंसर है हमारा सी, वही पढ़ेंगे। मार्केट वैल्यू इज अनअफेक्टेड बाय द डिविडेंड पॉलिसी। MM मॉडल जो है कि मार्केट वैल्यू इज अनअफेक्टेड बाय द डिविडेंड पॉलिसी से फ़र्क नहीं पड़ता है। मार्केट वैल्यू इज अनअफेक्टेड बाय द डिविडेंड पॉलिसी MM मॉडल कहता है, ठीक है। ये देखो हमने अभी पढ़ा था कि बर्ड एंड मायरन गॉर्डन एंड जॉन लिंटनर का जो बर्ड इन हैंड मॉडल था वो काउंटर पार्ट किया था MM मॉडल को, जो क्या कहता था कि डिविडेंड इज़ इररेलेवेंट है, डिविडेंड मुझे मिलना चाहिए भाई, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कहाँ से आए, ठीक है। इनडिफरेंट मतलब आई डोंट आर इनडिफरेंट, डिफरेंट नहीं यानी सेम है। इन्वेस्टर्स आर सेम टू वेदर दैट इन्वेस्टर्स आर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब होता है हैविंग नो पर्टिकुलर इंटरेस्ट, ठीक है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनडिफरेंट, नीदर गुड नॉर बैड। तो ये कह रहा है कि इन्वेस्टर्स आर इनडिफरेंट टू वेदर देयर रिटर्न फ्रॉम द होल्डिंग स्टॉक अराइज फ्रॉम डिविडेंड ऑफ द कैपिटल गेन। का डिविडेंड से आ रहे हैं उनके जो इनकम आ रही है डिविडेंड से आए या फिर कैपिटल गेन से वो लेकर आए, उनको तो इनकम चाहिए, चाहे डिविडेंड से वो दे दें या फिर कैपिटल गेन से दे दें। तो जो इन्वेस्टर्स हैं दे डोंट केयर कि उनकी जो इनकम आ रही है वो डिविडेंड से आ रही है या फिर कैपिटल गेन जो कंपनी कर रही है उससे आ रही है, ठीक है। तो क्या इन्वेस्टर्स को फ़र्क नहीं पड़ता, उनको तो इनकम आनी चाहिए, चाहे डिविडेंड से आए चाहे कैपिटल गेन से आए। ऐसा कौन कह रही है? MM थ्योरी कहती है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू कि मार्केट वैल्यू इज़ अनअफेक्टेड बाय द डिविडेंड पॉलिसी। मार्केट वैल्यू अफेक्ट करती है डिविडेंड पॉलिसी से, तो सी इज़ द राइट आंसर की शेयर प्राइस गोज़ अप इफ़, पहले दिले सारे ऑप्शन देखने पड़ेंगे एक बार। शेयर प्राइस गोज़ अप इफ़ डिविडेंड इज़ पेड। डिविडेंड पे करते शेयर प्राइस अप होते हैं, शेयर प्राइस अप होते हैं, क्यों नहीं होते हैं? डिविडेंड पे करते हैं तो। शेयर प्राइस गोज़ अप इफ़ डिविडेंड इज़ नॉट पेड। अब ए और बी में तो हम बोलोगे कि ए और बी एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्टरी है कि शेयर प्राइस गोज़ अप इफ़ डिविडेंड इज़ पेड, शेयर प्राइस गोज़ अप इफ़ डिविडेंड इज़ नॉट पेड, क्योंकि डिविडेंड से लेना देना ही नहीं है लोगों को शेयर प्राइस को। MM मॉडल के हिसाब से शेयर प्राइस और डिविडेंड आपस में रिलेटेड ही नहीं है, तो पे करे नहीं करे उससे शेयर प्राइस गोज़ अप जा सकते हैं, तो इंडिपेंडेंट आपस में। तो ए और बी ओके है। मार्केट वैल्यू इज़ अनअफेक्टेड बाय द डिविडेंड पॉलिसी। मार्केट वैल्यू जो है अफेक्टेड बाय द डिविडेंड पॉलिसी है। डिविडेंड पॉलिसी क्या होती है इस केस में कि मुझे पे करो नहीं करो, मार्केट वैल्यू इज़ अनअफेक्टेड,
बाय द डिविडेंड पॉलिसी। तो इसके हिसाब से तो इसे डी आ जाना चाहिए। मार्केट वैल्यू इज़ अनअफेक्टेड बाय द डिविडेंड पॉलिसी। चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पर देखा है कि व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू फॉर MM मॉडल। तो यहाँ पर मार्केट वैल्यू इज़ अनअफेक्टेड बाय द डिविडेंड पॉलिसी लिखा है, लेकिन एक्चुअली यही ट्रू है। ऑल ऑफ द अबव ही आना चाहिए था। करेक्ट ऑप्शन सी का जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है उससे क्या पता लगता है। डिविडेंट मिलर MM मॉडल क्या कहता है कि डिविडेंड्स आर इररेलेवेंट। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बंदा कह रहा है कि तुम कैपिटल गेन से मुझे पैसा दो, डिविडेंड से मुझे पैसा दो, लेकिन मुझे पैसा दो, ठीक है, तो उसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो डिविडेंड इज़ इररेलेवेंट, डिविडेंड्स इररेलेवेंस इंप्लाइज दैट द वैल्यू ऑफ द फर्म जो है अनअफेक्टेड है बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिविडेंड एंड इज डिटरमिन्ड सोनली बाय द अर्निंग पावर एंड द रिस्क ऑफ द एसेट से। तो यहाँ पर मार्केट वैल्यू इज़ अनअफेक्टेड बाय द डिविडेंड पॉलिसी। यस, तो ये करेक्ट है। शेयर होल्डर प्राइस गोज अप, इसका हमें पता नहीं है। शेयर प्राइस गोज अप इफ़ द डिविडेंड पेज, हो भी सकता है, मतलब मे बी फर्स्ट भी मे बी, सेकंड भी मे बी, क्योंकि इंडिपेंडेंट है। सी भी यस, तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो क्योंकि नॉट ट्रू मतलब सॉरी नन ऑफ द अबव आना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव नहीं आना चाहिए, नन ऑफ द अबव आना चाहिए यहाँ पर आंसर, क्योंकि ये सारे के सारे ट्रू की तरह बिहेव कर रहे हैं। शेयर प्राइस गोज अप इफ द डिविडेंड इज पेड, शेयर प्राइस गोज डाउन इफ द डिविडेंड इज नॉट पेड, या फिर मार्केट वैल्यू इज अनअफेक्टेड बाय द डिविडेंड पॉलिसी। ठीक है, MM मॉडल में मार्केट वैल्यू इज अनअफेक्टेड बाय द डिविडेंड पॉलिसी, तो करेक्ट है। तो सी मतलब अगर ट्रू होता तो लिखा होता तो ये सी आंसर होता इसका। ठीक है, आगे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेसेस ऑन इन्वेस्टर्स प्रेफरेंस रीओरिएंट डिवाइडेड देन हायर रिटर्न कैपिटल गेन। इसका आंसर है गॉर्डन्स मॉडल। यहाँ स्ट्रेसेस की बात आ जाए तो गॉड स्ट्रेस ले रहे हैं, यहाँ पर गॉड ही स्ट्रेस ले रहे हैं। ओके चलो ठीक है, ऐसे याद रखो इसको। 78 पे आ जाओ। MM मॉडल ऑफ डिविडेंड इररेलेवेंस यूज आर्बिट्रेज बिटवीन, किसकी बात कर रहे हैं? आर्बिट्रेज बिटवीन, तो डिविडेंड एंड कैपिटल इश्यूज की बात हो रही है। भी हम अभी पढ़ के आए हैं, डिविडेंड एंड कैपिटल इशू की बात कर रहे हैं। चाहे डिविडेंड आप दो हमें, नहीं तो वहाँ से दो, या कैपिटल से दो, जहाँ मर्जी से दो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 79 इफ़ KE इज इक्वल टू R देन अंडर वाल्टर मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग इज इररेलेवेंट। अगर KE R के बराबर हो जाता है तो बेटा उस केस में DP रेशो जो होती है वो इररेलेवेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इररेलेवेंट? DP रेशो इज DP रेशो इज इररेलेवेंट। अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर ये रेलेवेंट हैं कि इज इक्वल टू R में, लेकिन DP रेशो इररेलेवेंट है वाल्टर मॉडल के अंदर। ठीक है, डिविडेंड पे आउट रेशो, डिविडेंड पे आउट रेशो वाल्टर मॉडल में हमने अभी बात किया है कि वो इररेलेवेंट रहती है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? आगे आ जाओ। MM मॉडल आर्ग्यूज दैट डिविडेंड इज इररेलेवेंट। MM मॉडल में, अच्छा MM मॉडल की बात कर रहे थे हम, डिविडेंड इररेलेवेंट रहता है, तो फिर वाल्टर मॉडल में क्या था? जब KE इज इक्वल टू R होता है, वाल्टर मॉडल में जब KE इज इक्वल टू R होता है, उस केस में DP रेशो इररेलेवेंट रहता है। तो वाल्टर मॉडल में वो डिविडेंड ऐसे निकालता था, पे आउट पर शेयर इज इक्वल टू D प्लस ब्रैकेट में E माइनस T इंटू R बाई K डिवाइडेड बाई K। P इज द वैल्यू ऑफ द शेयर प्राइस इन एवरी इक्विटी। तो KE इज इक्वल टू R जब हो गया तो ये हो गया हमारा 1। ठीक है, नीचे भी 1 हो गया। तो P इज इक्वल टू D प्लस E माइनस D रह गया हमारा। D में से D कट गया तो E के बराबर हो गया। P इज इक्वल टू E के बराबर हो गया, तो इररेलेवेंट हो गया। DP रेशो हमारा इररेलेवेंट हो गया। अच्छा, R बाई K हम कह रहे हैं यहाँ पर इररेलेवेंट हो गया। ठीक है, तो याद रख लो वाल्टर मॉडल में K इज इक्वल टू R हो गया तो DP रेशो हमारा इररेलेवेंट हो जाता है, दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है, इक्विटी और रिटर्न। MM model argues that dividend is irrelevant. The value of the firm depends upon earning power. Value of the firm depends upon earning power. A इसका करेक्ट आंसर है MM मॉडल में।
तो इसका आंसर ए है कि MM मॉडल क्या आर्ग्यू करते हैं कि डिविडेंड इज़ इररेलेवेंट। लोगों को डिविडेंड से मतलब नहीं, उसको पैसा चाहिए, चाहे कैपिटल गेन से आए चाहे डिविडेंड से आए, जहाँ मर्जी से आए। तो वैल्यू ऑफ द फर्म डिपेंड्स अपॉन द अर्निंग पावर, ये इसका आर्ग्यू करता है कि डिविडेंड इज़ इररेलेवेंट। डिविडेंड देना नहीं देना डिपेंड नहीं कर, मुझे कोई इररेलेवेंट है। वैल्यू ऑफ द फर्म डिपेंड अपॉन द अर्निंग पावर, जितनी अर्निंग पावर होगी मेरी, MM मॉडल क्या कहते हैं, ट्रिपल M की जितनी अर्निंग पावर होगी मेरी, उतनी ही मेरी वैल्यू होगी। ठीक है, मैं पेमेंट करूँ नहीं करूँ, जैसे मर्जी करूँ, कैपिटल से करूँ डिविडेंड से करूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कस्टमर को भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मुझे मेरी अर्निंग पावर होनी चाहिए। तो MM मॉडल कहता है मेरी अर्निंग पावर होनी चाहिए, MM मॉडल। समझ में आएगी बात? ओके, तो ये इज़ द करेक्ट आंसर कि वैल्यू ऑफ द फर्म डिपेंड्स अपॉन दी अर्निंग पावर पर डिपेंड करती है, बाकी डिविडेंड या उसके ऊपर मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ना ही कस्टमर को पड़ने वाला है। आगे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द पैसिव डिविडेंड पॉलिसी। पैसिव डिविडेंड पॉलिसी को रिप्रेजेंट करता है, इसका सही आंसर है सी, यानी द डिविडेंड इज पेड आफ्टर रिटेनिंग द प्रॉफिट्स फॉर री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट पैसिव डिविडेंड पॉलिसी कहते हैं इस चीज़ को, पैसिव डिविडेंड पॉलिसी कि डिविडेंड इज पेड आफ्टर रिटेनिंग द प्रॉफिट्स फॉर री इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, इसे पैसिव थ्योरी कहते हैं। In case of Gordon's model, the MP for zero payout is zero. It means that, इसका मतलब होता है कि investors are not ready to offer any price. इसका आंसर है सी कि investors are not ready to offer any price. Gordon's model में the MP for zero payout is zero. Market price for zero payout is zero. मैं ज़ीरो पे आउट करूँगा, मैं दूंगा ही नहीं कुछ, तो इसका मतलब क्या है, मैं कुछ भी डिविडेंड नहीं देने वाला हूँ। तो इसका मतलब क्या है, इन्वेस्टर्स आर नॉट रेडी टू ऑफर एनी प्राइस। इन्वेस्टर्स क्यों करेंगे? शेयर्स आर नॉट ट्रेडेड, शेयर्स आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। नहीं, इन्वेस्टर्स आर नॉट रेडी टू ऑफर एनी प्राइस, इसलिए ऑफर ही नहीं कर रहे हैं। MP मार्केट वैल्यू नहीं है उसकी, मार्केट वैल्यू फॉर ज़ीरो पे आउट इज़ ज़ीरो, कि कोई भी लेने को तैयार नहीं है। वो कह रहा है कि मैं डिविडेंड ज़ीरो दूंगा, तो कहते ठीक है कोई बात नहीं, मार्केट प्राइस भी हम ज़ीरो देंगे, उसको देंगे ही नहीं हम उसको। तो इन्वेस्टर्स हम कह रहे हैं कि हम देने को ही ऑफर ही नहीं करेंगे कोई प्राइस। ठीक है, तो इसका मतलब है सी। 83 पे जो गॉर्डन्स मॉडल ऑफ डिविडेंड रेलेवेंस इज सेम एज, इसका सही आंसर है वो है बी, कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल ऑफ इक्विटी वैल्यूएशन। तो गॉड कहते हैं कि हमेशा कांस्टेंट ग्रोथ होनी चाहिए, कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल है ये इक्विटी वैल्यूएशन का, कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल है। ठीक है, इफ़ R इज इक्वल टू KE देन MP बाय वाल्टर मार्केट प्राइस बाय द वाल्टर मॉडल एंड गॉर्डन्स मॉडल फॉर डिफरेंट पे आउट रेशियो वुड बी, जो इसका सही आंसर है C, यानी इक्वल हो जाएगा। जब R KE के बराबर हो जाएगा तो मार्केट प्राइस वाल्टर मॉडल हो गॉर्डन मॉडल हो, दोनों के दोनों फॉर डिफरेंट पे आउट रेशियो इट विल बी इक्वल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल हो जाएगा जब R इज इक्वल टू KE हो जाएगा, यानी रिटर्न जो हमारी इक्विटी के बराबर हो जाएगी। जब भी हमारी रिटर्न आ रही है इक्विटी से आ रही है, तो उस केस में मार्केट प्राइस जो है वो वाल्टर मॉडल गॉर्डन प्राइस दोनों का बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, याद रहेगा। ये छोड़ देंगे, ट्रू फॉल्स न्यूमेरिकल्स भी छोड़ देंगे। ठीक है, ओके, तो चैप्टर 7 करेंगे कल हम, टाइम वैल्यू ऑफ द मनी, पेज नंबर 62 ऑनवर्ड्स। ठीक है, चलो ओके, डन।